अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे बेटा। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद बाज, आपके बायोलॉजी कंसल्टेंट। और एक्चुअली सबसे पहले तो आप लोगों को पता है हम जो सीरीज आपके पास लेकर आए हुए हैं, उस सीरीज के अंदर बेसिकली हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं फेडरल बोर्ड एंड साथ साथ हमारे पास पंजाब बोर्ड। ये दो बोर्ड की बुक्स डिस्कस करें। और अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक की, तो आज का टॉपिक हमारे पास है बायो एनर्जेटिक्स। और आम तौर पे ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे बहुत सारे बच्चे भागते हैं, खास तौर पे सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा। ठीक है। और यूजुअली आमतौर पे क्या हुआ करता है, कैम्ब्रिज वाले हमारे जितने स्टूडेंट्स होते हैं दे लव दैट, बिकॉज उन्होंने बेसिकली अच्छे से पढ़ा हुआ होता है प्रॉपर्ली। तो हम आज की क्लास पे फोकस क्या करेंगे, आज की क्लास पे फोकस करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज। भाई अगर मैं आपको सही अल्फाज में बोलूँ तो आप अगर इस टॉपिक को जनरल एक्सटेंसिव फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप फेडरल बोर्ड को टारगेट करें। फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर इसके बारे में काफी सारी डिटेल है। आपको साथ साथ पंजाब बोर्ड की कुछ सर्टेन हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे जो कि आपको एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। बाकी आपको ये सिंध बोर्ड की बुक से भी अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन सिंध बोर्ड की बुक के अंदर हमारे पास इस तरीके से मौजूद नहीं है कि वो समझ में आ सके और बेसिकली ऑर्गेनाइज हो सके। दूसरी चीज ये है कि बेटा इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि बाकी मेजर कंपोनेंट इसका सिमिलर है। जो डिफरेंशिएटिंग कंपोनेंट है उसको मैं डिफर करके आप लोगों को डिस्कस कर लूंगा। लेकिन अगर आप में से कोई भी चाहे तो मैं बेसिकली इस फाइल के साथ एसोसिएट कर दूंगा लेक्चर्स को। तो अगर आप लोगों में से कोई भी लेक्चर देखना चाहे तो बायोएनर्जेटिक्स के लेक्चर के थ्रू पढ़ना चाहे तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं उसको। मैं यहाँ पे बात करूंगा बेटा उन चीजों की, उन लाइंस की जो कि आपको पता है। एज यूजुअल हम उन लाइंस को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर या पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर मौजूद है और आपके पास सिंध बोर्ड के अंदर मौजूद नहीं है। तो क्योंकि अगर मैं लेक्चर देना चाहूँ अगर इसके ऊपर, तो तकरीबन 6 से 7 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। सही है, पूरे टॉपिक के लिए। लेकिन मैंने टॉपिक पे पढ़ा है ये तकरीबन 5 से साढ़े छः घंटे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली मैंने ये दो सारे बैच के अंदर टॉपिक पढ़ा है। लेकिन आम तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को समझ में भी आया है। बट हम यहाँ पे किन चीज़ों को देखेंगे, हम तमाम उन चीज़ों को देखेंगे जो कि बेसिकली हमारे पास क्या हुआ कहती हैं, हम जिसके थ्रू को कवर कर सकते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है। देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास फोटोसिंथेसिस, ये बायोएनर्जेटिक्स का पहला पेज है। जब भी हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की तो आप लोगों को पता है रिडॉक्स रिएक्शन होता है यूजुअली। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो देखने वाली जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करती है, वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज़ ये हुआ करती है। यूजुअली हम क्या कहते हैं कि हमारे पास आम तौर पे हम मेंशन करते हैं कि रोल ऑफ लाइट का फिनोमेना क्या होगा। ठीक है। और उसका बेसिकली हमारे पास देखते हैं हम कि उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हमें दिख रही होंगी और क्या क्या चीजें हम बेहतर तौर पे देख सकते हैं, और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है हमारे पास। देखो अगर हम बात क्या करते हैं रोल ऑफ लाइट की, हम बात करें तो यूजुअली हमारे पास क्या हुआ कर सकता है, हमारे पास आमतौर पर हम बोला करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट आमतौर पे अफेक्ट करती हैं। और हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या हुआ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जब भी बात क्या करते हैं, यस हमारे पास क्या हुआ करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। जिस स्पेक्ट्रम के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या होगा, बेसिकली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसके थ्रू हमें ये पता लगेगा बेसिकली हम कौन कौन सी लाइट हमारे पास, कौन कौन सी पिगमेंट किस तरह की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हैं। और जो यूजुअली विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, आप लोगों को पता है ये बात, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास, यूजुअली हम बात किया करते हैं हमारे पास वो विजिबल स्पेक्ट्रम हमारे पास तकरीबन 380 टू 750 नैनोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली हुआ करता है, जो कि निकेट आई आम तौर पे हम देखा करते हैं, के थ्रू हम देख सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या हुआ करता है, हम यहाँ पे फोकस करेंगे, बेसिकली ऑर्गेनाइज करेंगे तमाम चीजों को। आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है। ठीक है। और ये डायग्राम जो है हमारे पास बिल्कुल रिलेटिव फोटोसिंथेटिक रेट को बता रही है। ठीक है। कौन सा स्पेक्ट्रम पे हमारे पास ज्यादा हो रहा है। अगर आप देखें 400 के आसपास हमारे पास वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो 400 वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसीज की हमेशा ज्यादा हुआ करती है। वायलेट और इंडिगो और ब्लू कलर है, तो ब्लू रेंज के अंदर यूजुअली हम देखा करते हैं, ये ब्लू रेंज है हमारे पास। क्या ब्लू रेंज के अंदर हमें बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और दूसरा हमें रेड रेंज के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा फोटोसिंथेसिस लेवल दिख रहा है। तो फोटोसिंथेटिक रेट हमें यूजुअली हमें रेड और ब्लू रेंज ऐसी है जिसके ऊपर हमें आमतौर पर क्या हुआ करता है, ज्यादा दिखा करता है। तो ये ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। अगर आपसे कोई बोलता है तो यस, ये ग्राफ आमतौर पर आ सकता है। ठीक है। और ये ग्राफ बहुत
बहुत मेजर हमारे पास बुक्स हैं, उनके अंदर आमतौर पे ये मौजूद है। ये ग्राफ कॉपी किया गया है, एक अमेरिकन बुक है उससे। आमतौर पे देखो हमारे पास ये बात बताते हैं कि हमारे पास हम यूजुअली बोलते हैं डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, और वो डिफरेंटली क्या करती हैं हमारे पास, हम आमतौर पे बोला करते हैं कि हमारे पास फोटोसिंथेटिक फिनोमेना देती हैं। और यूजुअली हम बात क्या करते हैं डिफरेंटली हमारे पास जब वो फोटोसिंथेटिक फिनोमेना कर रही होती हैं, तो ओवरऑल अगर हम इस बात को देखें तो हमारे पास हम एक जनरल डाटा ऑब्टेन करें तो हम देख क्या करते हैं कि हमारे पास वेरिएबिलिटी दिख रही है। सही है, वेरिएबिलिटी हमें जो दिख रही है वो यूजुअली हमें दिख रही है, आमतौर पे हम बात क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमें ज्यादा दिख रहा है और फिर यहाँ पे भी हमें ज्यादा दिख रहा है। तो हम यूजुअली बात करते हैं कि हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम होगा जिसके अंदर हमें सबसे ज्यादा अगर हम देखें बहुत बेहतर तौर पे हमें पूरा फोटोसिंथेसिस होता हुआ दिखेगा। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो यस, मैं इसके अंदर फर्दर आगे आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं साथ साथ बात करूं तो अगर मेरे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू की तरफ चले अगर हम, तो हमारे पास जो स्पेसिफिक वैल्यू है जो डिटरमाइन करती है, या आपके पास फेडरल बोर्ड के अंदर भी है, पंजाब बोर्ड के अंदर भी है, रेड वेवलेंथ है हमारे पास आमतौर पे, और ब्लू वेवलेंथ है। ब्लू वेवलेंथ जो होती है वो यूजुअली 430 नैनोमीटर की होती है, और रेड वेवलेंथ जो होती है वो हमारे पास 670 नैनोमीटर की होती है। आमतौर पे इसके ऊपर ये डिफरेंट वेवलेंथ है, तो यूजुअली हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर आमतौर पे एक्शन स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास आमतौर पे। यानी हम बोला करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ इफेक्टिव है, तो दैट इज नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम। इसको हम बोला करते हैं, दैट्स हाउ हमारे पास क्या हुआ करता है, ये हम जनरली बोला करते हैं कि इसके ऊपर आमतौर पर ज्यादा एक्शन परफॉर्म करने की सलाहियत मौजूद होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हम बोला करते हैं कि बेसिकली देखो, जब भी हम बात करेंगे ना तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ करती है, साथ साथ हम देखते हैं तो हमारे पास फोटो सिस्टम होता है, ठीक है। और हम आमतौर पे बात करते हैं, जब फोटो सिस्टम की बात करते हैं तो हम बोला करते हैं आमतौर पे फोटो सिस्टम के अंदर बिल्कुल वैसे इम्पैक्ट होता है जैसे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है। यानी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास एक्साइटेशन होने की वजह से ही हमारे पास क्या हुआ करता है, पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम बात करते हैं, अगर हम रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की, तो इसके अंदर आपके पास ये जो छोटी सी साइंस स्टेटमेंट बनी हुई है, ये अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखते हैं हम आम तौर पे बोला हुआ है कि ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रही है और जितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। हायर द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एंड हायर द लेवल ऑफ higher the level of carbon dioxide consumption and higher the level of photosynthesis. Higher the level of oxygen release and amount of oxygen release or concentration of oxygen release, higher the amount of photosynthesis uh, we can see in whole plant. And one of the most important thing is आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक चीज लाजमी मेंशन करना चाहूंगा। एक एक मैकेनिज्म होता है दैट इज नोन एज कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म। ये आपके पास पंजाब बोर्ड बुक की बेसिकली हम बोला करते हैं हमारे पास दूसरे पेज के ऊपर है, सेकंड पेज के ऊपर, कॉम्पनसेशन इफेक्ट, ठीक है। मुझे पेज नंबर याद नहीं है लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कॉम्पनसेशन इफेक्ट या कॉम्पनसेशन पॉइंट के नाम से। यूजुअली कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या हुआ करता है, जब बेसिकली हम बात करते हैं बेटा हमारे पास अगर कॉम्पनसेशन इफेक्ट या कॉम्पनसेशन पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे बोला करते हैं कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आमतौर पर जितनी ऑक्सीजन, या इसको इस तरीके से बोल रहे हैं कि हमारे पास आमतौर पर क्या हुआ करता है, ऑक्सीजन जो होती है वो आमतौर पर क्या हुआ करती है हमारे पास, हम बोला करते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक इम्पैक्ट होता है। क्या होता है कि अगर जितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास प्रोड्यूस हो रही है ना, उतनी ही अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास यूटिलाइज हो जाए, यानी प्रोड्यूस किस में हो रही होगी, रेस्पिरेशन में, ठीक है। अगर आपके पास रेस्पिरेशन में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो वो रेस्पिरेशन में जो प्रोड्यूस हो रही है अगर वही कंज्यूम हो जाए, और कंज्यूम किस में हो जाए हमारे पास स्पेसिफिकली हम देखा करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो यस ये हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है कॉम्पनसेशन इफेक्ट या कॉम्पनसेशन आमतौर पर पॉइंट बोला करते हैं इसको। सही बेटा, तो ये आप याद रख लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, तो ये हमारे पास मेजरली हम जनरली अगर देख रहे होते हैं तो हमारे पास बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर हम इसके अंदर और देखें तो अगर हम फर्दर और आगे की तरफ चले, मैं आगे की तरफ लेकर चलूँ आपको, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लोरोफिल, ठीक है। यूजुअली हमारे पास क्लोरोफिल के बारे में डिटेल कवर करना हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है, ठीक है। और इसको अगर हम देख लें, ये हमारे पास बोर्ड के अंदर ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रॉपर मौजूद है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया इतने प्रॉपर तरीके से। तो हम कोशिश करेंगे क्या करें, हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि इसको एक्सप्लेन करें कि हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है और किस किस तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास लाइंस है, अगर आप बोलोगे तो मैं लाइन सिखा दूंगा, अगर यूजुअली बोलोगे तो मैं वैसे ही बता दूंगा, ठीक है। देखो जनरली हम आमतौर पे बोला करते हैं हमारे पास क्या हुआ करता है, यहाँ पे मेंशन है, लाइन मेंशन है। मैं एक काम करता हूँ, लाइन को हाईलाइट कर देता हूँ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हेड और
टू टेल्स होती हैं, ठीक है, एक हेड रीजन होता है और एक हमारे पास क्या हुआ करती है, दो टेल हुआ करती हैं यूजुअली, ठीक है। हम आमतौर पे बात क्या करते हैं, हमारे पास इनके अंदर क्या मौजूद हुआ करता है, और आमतौर पे हेड जो होता है वो हमारे पास तीन चीजों से बना हुआ होता है। इसके अंदर एक अदद हमारे पास क्या हुआ करता है, मैग्नीशियम होता है, और उसके अलावा हमारे पास पोरफायरिन रिंग्स होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ करता है, पोरफायरिन रिंग्स एंड मैग्नीशियम मौजूद हुआ करते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम बिल्कुल सेंटर में हुआ करता है, और हम जनरली बात क्या करते हैं, हमारे पास आमतौर पे क्या हुआ करता है, हम बोला करते हैं ये हमारे पास जो रिंग्स होते हैं ये पायरोल रिंग्स होते हैं, ठीक है। सो यूजुअली हम आमतौर पे बोला करते हैं हमारे पास हर पायरोल रिंग जो होता है वो आमतौर पे उसके अंदर चार कार्बन होते हैं और एक नाइट्रोजन होता है, और उसके जो नाइट्रोजन होते हैं वो सेंट्रली बेसिकली हमारे पास, हम बोला करते हैं पायरोल रिंग के जो नाइट्रोजन होंगे वो सेंट्रली मैग्नीशियम को बेसिकली हमारे पास बॉन्ड बना रहे होते हैं, मैग्नीशियम की तरफ अट्रैक्ट हुए होते हैं, और मैग्नीशियम के साथ आमतौर पर क्या हुए होते हैं, अटैच होते हैं। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा अगर अच्छे से समझ में आ सके तो देखिएगा बेटा, हमारे पास साथ साथ हम कहा करते हैं कि बेसिकली क्या हुआ करता है, हमारे पास हम बोला करते हैं यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है, विच इज मेरे हिसाब से क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यूजुअली बोला करते हैं कि देखो हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं ना, अगर हम मैकेनिज्म को देख रहे हैं, सो ये एक मैं इसको मेंशन कर दूं, पोरफायरिन रिंग्स होते हैं और मैग्नीशियम इन द सेंटर होता है यूजुअली। आमतौर पर पोरफायरिन रिंग्स जो होते हैं, जैसे मैंने बोला पायरोल रिंग होता है उसके अंदर, और सेंटर में नाइट्रोजन एटम होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात क्या करते हैं हमारे पास, तो यूजुअली हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये क्या क्या आमतौर पे क्या हुआ करता है, अगर हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर डिफरेंस देखें, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस ये होता है कि क्लोरोफिल ए के पास यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है सेकंड पैरोल रिंग के ऊपर, और आमतौर पे हम बात क्या करते हैं क्लोरोफिल बी के अंदर आमतौर पे हमारे पास क्या हुआ करता है, अगर हम देखेंगे तो यूजुअली ये रहा हमारे पास, जैसे हम बात करते हैं ना, ये हमारे पास सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि एक सेकंड रुकिएगा, या ठीक है। क्लोरोफिल बी के ऊपर आमतौर पे हम बोला करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, CHO। यूजुअली हम आमतौर पे बात क्या करते हैं, हमारे पास सेकंड पायरोल रिंग हमारे पास है, और सेकंड पायरोल रिंग हमारे पास हम आमतौर पे बोला करते हैं उसके ऊपर CH3 होता है, और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो हमारे पास हम बात क्या करते हैं, क्लोरोफिल बी के अंदर हमें क्या दिखेगा, CHO दिखेगा, ठीक है। और यानी एल्डिहाइड बेसिकली मौजूद हुआ करता है किसके अंदर, क्लोरोफिल बी के अंदर, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस हुआ करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी एल्डिहाइड एट दिस पॉइंट हुआ करता है। अच्छा, जितने भी हेड्स होते हैं आमतौर पे ये कैसी नेचर के होते हैं, ये हमारे पास नेचर होती है इनकी बेटा, फर्स्ट आमतौर पे हम बोला करते हैं बेटा हाइड्रोफिलिक नेचर हुआ करती है, ठीक है। और यूजुअली हमारे पास इसी वजह से आमतौर पे ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं लाइट को, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफिल टेल्स जो होती हैं वो हाइड्रोफोबिक हुआ करती हैं यूजुअली इन नेचर, और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें हुआ करती है, बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहूंगा कि आपके पास मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखूं कि आमतौर पे क्या क्या मौजूद हुआ करता है इसके अंदर। देखो, आमतौर पे हम बोला करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको ऑर्गेनाइज करूं तो मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ कि क्या हुआ करती है, एक लॉन्ग चेन टर्पिनोइड हुआ करती है टेल के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास लॉन्ग चेन हमें टर्पिनोइड दिखेगी, और ये अप्रोक्सीमेटली टर्पिनोइड कितनी हुआ करती है, सॉरी मैं थोड़ा इसको साफ सुथरा करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पर समझ में आ सके बेटा। हम बोला करते हैं हमारे पास सबसे पहले, या याद रखिएगा, लॉन्ग चेन टर्पिनोइड होगी हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, ये जो लॉन्ग चेन टर्पिनोइड हुआ करती है आमतौर पे इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ करता है, इसके अंदर हमारे पास अल्कोहल फाइटॉल होता है, ठीक है। ये अल्कोहल फाइटॉल जो होता है ये हमारे पास कितना होता है, ये तकरीबन 20 कार्बन होते हैं इसके अंदर, और 39 हाइड्रोजन होते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और ये आमतौर पे इस्ट्रिफाइड होता है विद प्रोपायोनिक एसिड। ये आप याद रखिएगा बेटा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ करता है, यूजुअली हम बात करते हैं ये आमतौर पे किसके, ये हेड के साथ किस में लिंक करती हैं, यूजुअली थर्ड और फोर्थ, हम यूजुअली बोला करते हैं हेड के थर्ड और फोर्थ, या तो थर्ड से या फोर्थ से, इन दोनों पायरोल रिंग से आमतौर पे क्या होगी, अटैच होगी, ठीक है, क्या टेल, ठीक है। अच्छा, यूजुअली हम आमतौर पे बोला करते हैं ये हमारे पास बेसिक इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रोफोबिक नेचर होती हैं एज यू गाइस नो, अब तो तुम लोगों को माशाल्लाह से पता है
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स की, तो आमतौर पे क्या करती हैं, ये हमारे पास प्रोटेक्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। यूजुअली हम बात क्या करते हैं, किस तरीके से हेल्प करती हैं सर? आमतौर पे ये जितनी भी हुआ करती हैं कैरोटीनॉइड्स, ये आमतौर पे हेल्प करती हैं किसकी, क्लोरोफिल ए बी की, कि ये क्या कर सकें, ज्यादा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को बेसिकली देख सकें। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम हमेशा बोला करते हैं, पॉलिनेशन, डिस्पर्सल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये प्रोटेक्ट करती हैं कैसे, एक्सेस लाइट को, आमतौर पे एक्सेस ऑफ लाइट को बेसिकली क्या करने से हम बोला करते हैं, एक्सेस ऑफ लाइट से क्लोरोफिल ए को। साथ साथ इंसेक्ट्स, बर्ड्स और बाकी सारी पॉलिनेशन और डिस्पर्सल वगैरह को अट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास हम आमतौर पे बोला करते हैं कैरोटीनॉइड्स, हमारे पास कैरोटीन और जिंथोफिल दो फॉर्म में हुआ करती हैं आमतौर पे। और ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कैरोटीन्स कैसी होती हैं या जेंथोफिल्स कैसे हुआ करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बेसिकली ये समझा सकूं कि कैरोटीन और जेंथोफिल के अंदर हमें क्या क्या दिखेगा और किस तरीके से हमारे पास फंक्शन होते हुए दिखेंगे और क्या स्पेक्ट्रम दिखेगा। आमतौर पे देखो कैरोटीन जो होते हैं वो हमारे पास रेड पिगमेंट होती है यूजुअली। इसके अंदर आइसोप्रीनोइड्स यूनिट होते हैं, ठीक है, कैरोटीन के अंदर, बीटा कैरोटीन के अंदर, ठीक है। आमतौर पे हमारे पास जो यूज होती है वो बीटा कैरोटीन होती है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, याद रखना बेटा। साथ साथ हम जेंथोफिल की बात करते हैं तो येलो कलर में होता है यूजुअली, इसमें भी आइसोप्रीनोइड यूनिट होते हैं। लेकिन ल्यूटिन जो है वो सबसे पहले वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे पास क्या हुआ करती है, जेंथोफिल होती है यूजुअली। और हम आमतौर पे हम देख रहे होते हैं कहाँ पे हमारे पास लीव्स के अंदर मौजूद हुआ करती है। कौन सा लीव्स के अंदर मौजूद हुआ करती है, फोलिएज, जो ऑटम के अंदर फोलिएज लीव्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होती है। अच्छा भाई, इसके अलावा अगर हम देखा करते हैं बेटा, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज हुआ करती है। अगर हम फर्दर आगे चले तो हम देखते हैं हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम का ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्शन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ये ग्राफ की बात करें तो आमतौर पे हमारे पास यहाँ पे हमने देखा एक स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। यूजुअली हम दुनिया में काम करते हैं कि हमारे पास यह स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू काम हुआ है। और हम बोला करते हैं आमतौर पे स्पेक्ट्रोमीटर को अगर हम जनरली काउंट करें कि दुनिया के अंदर हमारे पास, मैं चाहता हूँ पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर एक साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है कि दुनिया में सबसे पहले स्पेक्ट्रोमीटर किन्होंने इजाद किया था, या बेसिकली स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर सबसे पहले किसने देखा था, ठीक है। इन्होंने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोम देखा था। इन साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअली, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, इनका नाम है एंगलमैन, ठीक है। एंजलमैन होगा या आई डोंट नो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एंजलमैन इन 1883। मैं आपको बिल्कुल एक बता देता हूँ, स्पेसिफिकली आपको बता देता हूँ लिख के कि एंजलमैन की स्पेलिंग क्या है। सही है, पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर बेटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि स्पेसिफिकली ये साइंटिस्ट के नाम याद नहीं रहते हैं बेटा। मुझे तो एटलीस्ट याद नहीं रहते। ये एंजलमैन है, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले एक्चुअली हमारे पास ये मुझे पता है कि इन्होंने जो सबसे पहले हमारे पास इस एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम चेक किया था, वो किसके ऊपर चेक किया था, वो स्पायरोगायरा के ऊपर चेक किया था। स्पायरोगायरा हमारे पास एल्ची है, तो इन्होंने चेक किया था एक्चुअली स्पायरोगायरा के ऊपर। सही बेटा। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हुआ करती है, हम बात करते हैं जब ये हम अब इस टॉपिक से रिलेटेड बात करें। सो यहाँ हमारे पास हम बात क्या करते हैं, हमारे पास आमतौर पे जितने भी फोटो रिसेप्टर्स होते हैं क्लोरोफिल ए और बी के दोनों के, वो आमतौर पे क्या करते हैं, ब्लू रेंज को 400 टू 400 नैनोमीटर टू 470 नैनोमीटर, और ऑरेंज रेड रेंज को हमारे पास 630 टू 660 नैनोमीटर, ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। इसके ऊपर आमतौर पर क्या हुआ करते हैं, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती हैं। और कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, 430 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली। वो हमारे पास किसका हुआ करता है, वो हमारे पास ब्लू रेंज के करीब करीब होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आमतौर पे हम बोला करते हैं हमारे पास बेसिक, हम अगर देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर एक चीज खास देखना बेटे, हम आमतौर पे कंसिडर करते हैं हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए है। और क्लोरोफिल ए का एक्शन स्पेक्ट्रम जो है हमारे पास, वो हम देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे पास पीक कर रहा है। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास, या बिल्कुल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 430 450 क्या 425 के आसपास होता है। जबकि ऑन द अदर हैंड जो सबसे मैक्स पीक होती है, इसको हम बोला करते हैं हाईएस्ट पीक होती है, ये हमारे पास किसकी होती है, ये हाईएस्ट पीक जो होती है ये हमारे पास होती है क्लोरोफिल बी की। ये आपके पास अक्सर एमसीक्यू भी आता है कि क्लोरोफिल बी की सबसे हाईएस्ट पीक किसकी होती है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं क्लोरोफिल बी की होती है। एंड देन कैरोटीनॉइड्स की भी एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स वहीं पे होते हैं। सो ये हमें याद रखना है स्पेसिफिकली। और ये ग्राफ हमारे पास काम का है और हम यूजुअली इस ग्राफ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है बेटे।
इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बेटा एंटेना पिगमेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एंटेना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और एंटेना पिगमेंट मॉलिक्यूल है, और उनको यूजुअली हम देखते हैं हमारे पास बेटा आमतौर पे ये रिएक्शन सेंटर, फोटो सिस्टम और कौन कितने पे काम कर रहा है। देखो इसके ऊपर मैं सिर्फ तुम लोगों को ये बताना चाहूंगा कि फोटो सिस्टम 2 और 1 जो है वो हमारे पास, क्यों फोटो सिस्टम 2 कहलाता है, बिकॉज बाद में डिस्कवर हुआ था, फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हो गया था, इस वजह से हमारे पास कहलाता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए यूजुअली हमारे पास की PS1 जो होता है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब जो लाइट करता है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की एब्जॉर्ब कर लेता है, और यूजुअली हम आमतौर पे बात करते हैं इसी वजह से इसको P700 भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड PS2 जो होता है वो हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट, और हम इसको इसीलिए P680 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको दूसरा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद होना चाहिए। बाकी तमाम चीजें ऐसी हैं जो आपके पास सिम बोर्ड के अंदर प्रॉपरली हैं और मेंशन है, सो उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों को पता होंगी। ठीक है बेटे। अच्छा, लाइट हमारे पास क्या करती है पता होगा आपको, क्लोरोफिल को ऑक्सीडाइज करती है, ठीक है, और हमारे पास क्लोरोफिल नेचुरली रिड्यूस फॉर्म में होता है, उसको ऑक्सीडाइज करती है और इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है। बाकी आपने बेसिकली पूरे के पूरे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास प्रॉपर अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल किस तरीके से हुआ करता है। यहाँ पे मैं एक बात और करना चाहूंगा जो कि बेसिकली किसके अंदर है, जो कि बेसिकली पंजाब बोर्ड की बुक है, और उन्होंने बेसिकली हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं, ठीक है, और उन्होंने हमें बहुत बेसिक आइडिया दिया कि हमारे पास किस तरीके से हमारे पास बहुत बहुत सारी चीज़ों के बारे में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में हमें बेसिकली पंजाब बोर्ड की बुक अच्छा बोलती है, ठीक है, ओवरऑल रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बेसिकली वो हम आमतौर पर बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल हुआ करता है, किस तरीके से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ हमारे पास बेसिक मैकेनिज्म, तो लेकिन उसके अंदर उन सारी चीज़ों के अंदर तकरीबन हमारे पास मैकेनिज्म सिमिलर है, एक से हैं फेडरल बोर्ड की बुक के, पंजाब बोर्ड की बुक के, और यूजुअली हमारे पास आमतौर पे मैं कम से कम मैंने तो फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की बुक की डिटेलिंग आप लोगों को कराई है प्रॉपर, सिंध बोर्ड की बुक भी हमने उससे उससे ज्यादा ही किया था सिंध बोर्ड से। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा आगे चल के कि हमारे पास बेसिकली जब भी हम बात करते हैं रोल ऑफ वाटर की, और हमारे पास हम बात करते हैं रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, सो हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था नायल, आप लोगों ने सुना होगा मेरे ख्याल से, या नाइ एक्चुअली सबसे पहले हमारे पास रोल ऑफ वाटर और इन फोटोसिंथेसिस सबसे पहले किसने बताया था हमें, नाइल ने बताया था, ठीक है, और ये साइंटिस्ट जो थे वैन नाइल, इन्होंने बेसिकली 1930 में सबसे पहली दफा हमें बताया, और हमें यूजुअली उसके बाद पता लगा, वैन नाइल के बाद पता पढ़ने मतलब उनके बाद पता लगा हमें 1930 में, उन्होंने बोला एक्चुअली ये जो आमतौर पे हम बोला करते हैं जो वाटर प्लांट में वाटर स्प्लिट होता है, ये आमतौर पर हाइड्रोजन रिलीज करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही होती है ना, जो हमारे पास ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ रिलीज हो रही होती है वो हमारे पास किससे हो रही होती है, वाटर से हो रही होती है, ठीक है। बाद में वैन नाइल के हाइपोथेसिस को बेसिकली कंफर्म किया 1940 में, आमतौर पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन 18 ले लिया, आइसोटोपिक आइसोटोप ऑक्सीजन आइसोटोप ले लिया, और उसको जब हमने बेसिकली एल्गल सस्पेंशन में डाला तो हमने देखा कि आमतौर पे एल्गल सस्पेंशन में हमें क्या देखा, एल्गल सस्पेंशन के अंदर हमने देखा था यूजुअली हमें देखा कि बेसिकली जो हमारे पास ऑक्सीजन था वो हैवी ऑक्सीजन हमें कहाँ पे मिल रहा था, वो हमें हैवी ऑक्सीजन हमें बेसिकली फ्री ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में मिल रहा था। ऑन द अदर हैंड जो ऑक्सीजन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में यूज होता है वो हमें पता लगा कि बेसिकली वो ऑक्सीजन ग्लूकोज फॉर्मेशन के अंदर और वाटर फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास हुआ करता है। साथ साथ कार्बन जो होते हैं वो हमारे पास कार्बन फिक्सेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं, तो हमें ये भी पता लगा कि हमारे पास वहाँ पे कार्बन फिक्सेशन का क्या रोल हुआ करता है और उनके अंदर किस तरीके से हमारे पास अप्रोच होती है। इसके अलावा बेटा मुझे उम्मीद ये है कि आप लोगों को मैंने बहुत ही आराम से सुकून से ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो आप लोगों को आता होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ जो बच्चों को बिल्कुल नहीं आता ये टॉपिक उनके लिए मैं इसके लेक्चर्स जो हैं वो मेरे इसके साथ अटैच कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मिल जाए। उसके अलावा बेसिकली हम आमतौर पर बात करते हैं देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर बेसिकली मैकेनिज्म्स क्या है, अगर आप मुझसे पूछोगे ना पर्सनली, तो एक मिनट, सॉरी, फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास बेसिक मैकेनिज्म ये हैं कि हमने क्या करना है, दो चीजें प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तुम लोगों को पता होगा ये सारी चीजें, खैर मैं टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तुम लोगों का आइडिया है सबको। भाई दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ रखो, एक तो हमारे पास क्या होता है एटीपी बनाना, दैट इज एसिमुलेटिंग पावर, और एक एनएडीपी एच बनाना, दैट इज रिड्यूसिंग पावर, इसको हम बोला करते हैं, ये हमारे पास लाइन है जो कि सेपरेटेड है,
तो इसको याद रख लेना बेटा। उसके अलावा बाकी आप लोगों को पता ही है, पूरा का पूरा प्रोसेस है, अगर मैं काउंट करूँ तो पूरा का पूरा प्रोसेस हमारे पास सिमिलर होता है। ठीक है बेटा। सो या हम बात करते हैं, हमारे पास यह, अब मैं एक काम कर सकता हूँ, थोड़ा आगे जा सकता हूँ, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन देख सकते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म्स हैं, और बेसिकली हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छी डायग्राम है ये। इसी डायग्राम के थ्रू मैंने प्रैक्टिकल आप लोगों को चीजें समझाई हैं और बहुत मैकेनिज्म वाइज समझाया है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आमतौर पर हमने साथ साथ हम देखते हैं कैल्विन बेंस, हम बात करते हैं कैल्विन मेल्विन कैल्विन साइकिल होती है ये। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से हमारे पास कार्बन फिक्सेशन, शुगर्स कैसे बनती हैं, सारा का सारा फिनोमेना आप लोगों ने पढ़ा हुआ। अच्छा, रिडक्शन के अंदर हम आमतौर पे यहाँ पे अगर हम बात किया करते हैं तो देखो देखो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये मेरे हिसाब से चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट्स लाइक बेसिकली इसके अंदर हम समझ रहे होते हैं कि फेट ऑफ क्या है हमारे पास रिएक्टेंट्स का, और कौन कौन से प्रोडक्ट है। अगेन ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली वाटर वाली ऑक्सीजन, अलग से ऑक्सीजन रिलीज हो गई है। हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली वाटर बना रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास ग्लूकोज में भी यूटिलाइज हो रही है, और आमतौर पर वाटर में यूटिलाइज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली। और कार्बन जो है वो बेसिकली हमारे पास यूटिलाइज हो रहे हैं किसके साथ, वो हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये हम याद रखते हैं। बाकी हमारे पास अगर हम देखें तो इसके अंदर मेजरली सिमिलर फिनोमेना हैं जो आप लोग सिमिलरली पढ़ते हो सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के अंदर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है, इनके अंदर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बस आप लोग यहाँ पे C4 और C3 प्लांट्स को भी पढ़ते हो बहुत प्रॉपरली, सो वो भी हमारे पास इंक्लूडेड है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात क्या करते हैं यहाँ पे हमारे पास आमतौर पे, इसके अलावा अगर हम देखें, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं, जब भी हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं ना, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हम यूजुअली बात करते हैं रेस्पिरेटरी फ्यूल की। सो ग्लूकोज अब जो है वो हमारे पास यूटिलाइज होता है एज, यूजुअली हम बात करते हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी फ्यूल के। ठीक है, और हम रेस्पिरेटरी फ्यूल को देख रहे होते हैं तो हमारे पास एरोबिक एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रहा है। पायरोवेट लाजमी बनेगा ग्लाइकोलाइसिस के जरिए से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, आमतौर पे हम बोला करते हैं अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो और पायरोवेट एरोबिकली ब्रेक डाउन हो, तो हमारे पास हम बोला करते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ, वो रिलीज होगी अमाउंट ऑफ एनर्जी 36 ATPs in eukaryotes and 38 ATPs in prokaryotes। ठीक है, यूजुअली। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो यस, आप लोगों ने याद रखना है 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स इट बस। और इथेनॉल और लैक्टिक एसिड अलग बनता है। तो ये हमारे पास कुछ लाइंस हैं जो कि आपने याद रखना है। इसकी आप लोगों ने डिटेल डिस्क्रिप्शंस पहले ही पढ़ी हुई हैं, सो मुझे आप लोगों के इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आप लोगों को क्या दिखा सकता हूँ, मैं आप लोगों को ये वाला पार्ट दिखा सकता हूँ। देखो, आमतौर पे हम बोला करते हैं यूजुअली हमारे पास दो तीन चीजों की कमी है। ठीक है, सिन बोर्ड की बुक के अंदर, सिन बोर्ड की बुक के अंदर ग्लाइकोलाइसिस पूरा समझाया हुआ है, लेकिन दो हिस्सों में ब्रेक नहीं किया हुआ है। एक होता है हमारे पास प्रिपरेटरी फेज, जो इसके अंदर ग्लूकोज से लेकर हमारे पास आमतौर पर ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट Ga3P और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ा होगा कि बेसिकली हमारे पास प्रिपरेटरी फेज होता है। इसलिए होता है, हम आमतौर पर इसको प्रिपरेटरी फेज बोला करते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोला करते हैं। आमतौर पर इसमें एनर्जी इन्वेस्ट होती है, एटीपी हमारे पास यूटिलाइज होते हैं दो रिएक्शन के अंदर। और हम आमतौर पे इन रिएक्शंस के नाम हमें पता होने चाहिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास नाम दो चीजें अलग हैं, एक तो फॉस्फो, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ ताकि आप लोगों को, फॉस्फोराइलेशन होती है, और हमारे पास कौन कराता है आप लोगों को पता होना चाहिए, फॉस्फोफ्रक्टो। हमारे पास हेक्सोकाइनेसिस होते हैं आमतौर पे। इसी तरीके से हमारे पास एंजाइम्स आपको पता होने चाहिए, वैसे ही पता होने चाहिए। आइसोमराइजेशंस होती हैं। ठीक है, आइसोमराइजेशन सेकेंड हमारे पास हुआ करता है। और हमारे पास फिर अगर हम बात करते हैं, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो यूजुअली हमारे पास क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन कंडक्ट करते हैं। लेकिन आमतौर पे ये केमिकल रिएक्शन इसलिए नहीं बताया जाता यूजुअली, हम जब भी बात कर रहे होते हैं कि बेटा उसकी बेसिक वजह ये बताने का मसला नहीं है। मसला ये है कि हमारे पास आमतौर पे आपकी बुक के अंदर बेसिकली जो फर्स्ट ईयर की बुक है आपके अंदर, बुक 1 है, उसके अंदर बेसिकली क्या हुआ करता है, आमतौर पे इनका नाम लिखा हुआ है प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे आइसोमराइजेशन जो है वो फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज हैं वो करवाते हैं, फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं। इसके अलावा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज हमारे पास कराते हैं। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने इनके, आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, तो आपको सारे एंजाइम्स याद करने का नहीं बोला होगा, स्पेसिफिक एंजाइम्स याद करने का बोला होगा, और बताया होगा कि किस किस तरीके से हमारे पास रिएक्शन हो रहा है। हाँ, ये जरूर बात है कि आपको बेसिकली ये एनर्जी यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज और एनर्जी पे ऑफ फेज के अंदर बेसिकली
हम बोला करते हैं नहीं बताया जाता, आमतौर पे ये बताना चाहिए। और फिर आमतौर पे आपको एंजाइम्स याद रखने चाहिए, एंजाइम्स भी पता होने चाहिए ओवरऑल, ऐसे भी पता होने चाहिए स्प्लिटिंग होती है, मैकेनिज्म्स क्या कहलाते हैं, फॉस्फोराइलेशंस क्या होती हैं। देन दोबारा हमारे पास आमतौर पर हम कहते हैं कि आइसोमराइजेशन होता है, हमारे पास एक और मैकेनिज्म होता है, ठीक है, दोबारा से आइसोमराइजेशन का मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, ठीक है। और ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड देन फिर हमारे पास हम बात क्या करते हैं, हमारे पास क्या हुआ करती है, हम बोला करते हैं यहाँ पे फिर क्या हुआ करता है, फिर हमारे पास इस तरीके से प्रोसेस हुआ करता है कि हमारे पास, हम यूजुअली मेंशन करते हैं, याद रखेंगे आप लोग कि हमारे पास क्या हुआ करता है, देन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, आइसोमराइजेशन, डिहाइड्रेशन, और साथ साथ हमारे पास हम बोला करते हैं हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है फिर, एंड देन हमारे पास इनोलेशन भी होती है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास ग्लाइकोलिसिस किसने डिस्कवर किया था, बेसिकली ईएमपी पाथवे के नाम से मशहूर है ये, एम्डेन, ठीक है, मेयरहॉफ, और आमतौर पे बोला करता है हमारे पास पामस, ठीक है, एम्डेन, मेयरहॉफ और पामस, इन तीनों ने हमारे पास डिस्कवर किया था, ये जर्मन साइंटिस्ट है, ग्लाइकोलिसिस को। और यूजुअली हम आमतौर पे बोला करते हैं इनोलेशन प्रोसेस को यहाँ पे नहीं बताया हुआ, इनोलेशन भी होती है, ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम देखा करते हैं बेटा, और मैं चाहता हूँ थोड़ा एक एक मिनट, एक सेकंड के लिए हम पीछे जाएं। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है, जहाँ NADH प्लस H पॉजिटिव बन रहा होता है हमारे पास, और हम यूजुअली कंसिडर कर रहे होते हैं हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास साथ साथ फॉस्फेट ऐड हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास बेसिक आइडिया है। अच्छा, मेरे ख्याल से अब हमें थोड़ा सा आगे डायरेक्टली चलना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें हमारे पास आसान है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ग्लाइकोलाइसिस के खत्म होते ही अगर हम देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर है, या इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है पायरुवेट की, इसको हम लिंक रिएक्शन के नाम से भी मशहूर है ये, ठीक है। आमतौर पर पायरुविक एसिड पहले एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ये आपके पास मेंशन नहीं है, तो आप लोग ये याद रखना बेटा। यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करता है, पायरुविक एसिड जो है वो हमारे पास कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एसिटाल्डिहाइड में, ठीक है। इसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन होती है, दैट्स व्हाई वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बेसिकली NAD रिड्यूस होता है, ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन होती है, हम चलो इसको इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, बेहतर रहेगा ये, या ऐसे कर देते हैं इसको। पायरोविक एसिड से हमारे पास बेसिकली इसको ऐसे कर लेते हैं, पायरोविक एसिड से पहले डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, ठीक है, फिर उसके बाद एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, फिर हमारे पास NAD आमतौर पर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, ये एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, और हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे एक फ्री वैलेंसी जनरेट हो जाती है। और क्या होता है कि फिर को एंजाइम ए अटैच होता है, और को एंजाइम ए हमारे पास थायोअल्कोहल्स होते हैं आमतौर पे, वो अटैच होते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एसिटाइल को ए बन जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग क्या देख सकते हैं बेटा, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे साइटोसोल से ये जब हमारे पास अंदर की तरफ जा रहा होता है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, और जैसे ही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं कि ये बेसिकली फॉरन से इसके अंदर कार्बोक्सिलेशन हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा, अगर हम देखा करते हैं तो ये हमारे पास बहुत अच्छा एक स्पेक्ट्रम है, जिसके अंदर हम आइडिया लेते हैं कि हमारे पास क्या मैकेनिज्म हो रहा है ओवरऑल। तो ये हमारे पास एक अच्छा स्पेक्ट्रम है ओवरऑल अगर हम देखें, तो इस मैकेनिज्म को अगर मैं देखूं तो काफी हद तक आपको बेसिक समझ में आएगा कि ये हमारे पास क्या हुआ करता है, साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से काम करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और कहाँ कहाँ हमारे पास एस को एस थायो अल्कोहल्स की वजह से हम आमतौर पर इसको बोल रहे हैं एस को ए, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा थायो अल्कोहल्स को शायद। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर हम देखें बेटे, इसके साथ साथ नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट, बाकी आपके पास उसी तरीके से बेटा। और हम यूजुअली बोला करते हैं हमारे पास क्या हुआ करता है, ये NADP बेसिकली एक्ट एज एन इंटरमीडिएट सेलुलर, आमतौर पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, फिर एनर्जी हमारे पास बनती है, और यूजुअली बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाता है NADPH प्लस H पॉजिटिव के अंदर। हम इसको फॉर कन्वीनियंसी NADPH2 लिखते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अलावा बेटा क्रैब साइकिल के अंदर डिफरेंस ये है, आप लोगों को बेसिकली रिएक्शंस को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, सर हैंस क्रैब ने बेसिकली ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सबसे पहली दफा हमें बताई थी।
ओवरऑल अगर इसके अंदर कंसिडर किया जाए तो सरहैंड क्राफ्ट्स है, उन्होंने बताई थी। और हम आमतौर पे बोला करते हैं सिट्रिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होती है। यूजुअली इसके अंदर आमतौर पे क्या हुआ करते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सिंथेसिस होता है, देन डिहाइड्रेशन होती है, देन हाइड्रेशन दोबारा से होती है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, एक दफा नहीं होती, दो तीन दफा होती है, दो दफा होती है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन विद एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए होती है देन, ठीक है। तो आपने ये बेसिकली इनके नाम याद रखते हैं कि कौन से रिएक्शन कौन से केमिकल रिएक्शन में आपको क्या नाम दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि बेटा ऑक्सीडेटिव, फिर हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और फिर उसके बाद हम यूजुअली बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएं, सो ये हमारे पास क्रैप साइकिल है, आप लोगों को पता है, ठीक है। इनपुट हमारे पास क्या हुआ करता है, दो एसिटाइल ग्रुप्स ऐड होते हैं, दो एडीपी हमारे पास, दो और फॉस्फेट ऐड होते हैं, दो एनएडी और दो एफएडी ऐड होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास हम आमतौर पर कंसिडर करते हैं चार कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, दो एटीपी, छह एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव और दो एफएडीएच प्लस एच पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड डिहाइड्रोजनेशन नाम से दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास बेसिकली क्या हुआ करता है, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दी हुई है। आपकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, आपकी सिन बोर्ड की बुक के अंदर, तो स्पेसिफिकली आपकी सिन बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं दी हुई, सही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बिल्कुल भी, इवन मैं अगर कंसिडर करूं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बिल्कुल भी सही नहीं दी हुई। आपके कॉम्प्लेक्सेस नहीं बताए हुए, ये नहीं बताया हुआ रिडॉक्स रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं, बिल्कुल भी, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से। मैं आपको ओवरऑल अगर आपको बता दूं, अगर आप लोग चाहो तो देखो, NADH प्लस H पॉजिटिव सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वन होता है, विच इज हमारे पास NAD हाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स होता है। आमतौर पे ये क्या करता है, ये बेसिकली हम कंसिडर करते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर बेसिकली क्या जमा करना शुरू कर देता है, प्रोटॉन जमा करना शुरू है, ये NADH से कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव के अंदर। साथ साथ यहाँ पे हमारे पास कोएंजाइम Q या यूबीक्विनोन होता है, उसके साथ साथ हमारे पास दो चीजें लिंक कर रही होती हैं, उसके साथ हमारे पास लिंक कर रहा होता है हम आमतौर पे ये यूबीक्विनोन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होता है। उसके साथ साथ होता है FADH हाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स। और ये यूजुअली हमारे पास क्या करता है, ये FADH2 को कन्वर्ट करता है FADH प्लस H पॉजिटिव के अंदर और FAD पॉजिटिव के अंदर, और प्रोटॉन को पंप करना शुरू कर देता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स 3, जिसको हम साइटोक्रोम रिडक्टेज कहते हैं। साइटोक्रोम रिडक्टेज के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी यूजुअली, ठीक है। साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3 होता है, इसके अंदर आपको बेसिकली हम जनरली बात क्या करते हैं, दो चीजें होंगी, एक हमारे पास होगा साइटोक्रोम बी और एक होगा साइटोक्रोम C1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 मिलता है। उसके बाद इनका काम क्या हुआ करता है, ये बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन, आमतौर पे क्या हुआ करता है, ये भी सिर्फ प्रोटॉन को जो हमारे पास जमा होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, उसको पंप कर रहे होते हैं किसके अंदर, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। साइटोक्रोम सी होता है, देन अगेन यूबीक्विनोन और साइटोक्रोम सी हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये आमतौर पर इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या होता है, लास्टली हमारे पास होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम सी से पिक करने के बाद यूजुअली हमारे पास क्या करता है, ऑक्सीजन और प्रोटॉन के साथ मिला के वाटर बना देता है, ठीक है। साइटोक्रोम्स क्या हुआ करते हैं, साइटोक्रोम्स का मतलब समझ लो, ये जान लो, साइटोक्रोम का मतलब होता है बेसिकली हमारे पास, हम बोला करते हैं सेल कलर, ठीक है, सेल कलर। यूबीक्विनोन प्रोटीन नहीं है, मॉलिक्यूल है, जो कि लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है, और आमतौर पे क्या कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कहते हैं इसे, ठीक है बेटे। मुझे पता है शायद मैं थोड़ा रैपिडली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसकी बेसिक वजह यह है कि मुझे उम्मीद है कि आपने अपने टॉपिक के अंदर प्रॉपर्ली पढ़ा होगा। जैसे मैंने कहा था, NAD हाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन को पंप कर रहा है, ठीक है। और NADH पॉजिटिव, NADH प्लस H पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है NAD पॉजिटिव के अंदर। FAD हाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स है, अगेन FAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, FADH2 से अगेन प्रोटॉन को पंप करेगा। साथ साथ हमारे पास क्या हुआ करता है, तो फ्री हाइड्रोजन हमारे पास क्या होते हैं, पंप होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा होता है बेसिकली हमारे पास सबसे पहले यूबीक्विनोन के पास। यूबीक्विनोन के पास हमारे पास जब ट्रेवल कर रहा होता है, तो हम आमतौर पर कंसिडर करते हैं ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। देन इससे जाता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास, ये हमारे पास होता है साइटोक्रोम रिडक्टेज। अगेन ये भी हमारे पास क्या करेगा, प्रोटॉन को पंप करेगा। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर मैंने बताया था साइटोक्रोम कौन से होते हैं, बी और C1।
उसके बाद साइटोक्रोम सी आता है, वो कैरी कर रहा होता है हमारे पास किस चीज को, वो हमारे पास अगेन एक और इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। उसके बाद आता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करता है, प्रोटॉन को पंप करता है, साथ साथ हमारे पास क्या करता है, कुछ प्रोटॉन का ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के साथ हाफ ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन के स्पेस के दरमियान हमारे पास जो क्रिस्टी होते हैं उनकी इन दो, क्योंकि डबल लेयर मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो उनकी मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस में हमारे पास प्रोटॉन जमा हो जाते हैं। तो जब प्रोटॉन मूव करते हैं अक्रॉस द होल एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, तो हम बोला करते हैं ये हमारे पास क्या हुआ करता है, कीमिया ऑस्मोसिस होता है, और इसके नतीजे में एडीपी, इसकी जो एनर्जी होती है उसके नतीजे में हमारे पास एडीपी फास्फोराइलेट होकर बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है एटीपी के अंदर। सो ये आपने याद रखना है, अगर आपको, मुझे उम्मीद है कि अगर आपको समझ में आया। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ हम देखेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये आम तौर पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन आपकी बुक में नहीं है, सिम बोर्ड की बुक में नहीं है, तो मैं कहता हूं कि ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के चले जाओ। यूजुअली अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, कैम्ब्रिज वाले खास तौर पे बच्चों की बात कर रहा हूँ, हमारे बच्चों ने, वैसे भी मैं कोशिश तो करता हूँ, मेरे भी तकरीबन सारे बच्चों ने अच्छा ही पढ़ा होगा, उम्मीद यही है। ठीक है, पढ़ाया तो अच्छा है बहुत। ये चैप्टर पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, बिकॉज बहुत इजी चैप्टर लगता है मुझे, सही में। सबसे पहले हम बात करते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के अंदर। अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, NADH प्लस H पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहे हैं, बेसिकली प्रोटॉन पर दे रहे हैं ताकि हमारे पास क्या हो सके, ताकि हमारे पास फास्फोराइलेशन हो सके और हमारे पास ADP कन्वर्ट हो सके ATP में। अच्छा, हमारे पास हम यूजुअली क्या करते हैं, हमारे पास ATP प्रोड्यूस करने के लिए हम बोला करते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होती है। ये पूरा का पूरा टॉपिक मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया वैसे समझ में तो आया होगा आपको, ये आपको पता है कि हमारे पास क्या हुआ करता है, यहाँ पे बेसिकली दो एटीपी ग्लाइकोलिसिस के अंदर, मैं वैसे ही बता देता हूँ, एक रिव्यू दे देता हूँ। ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक्चुअली दो एटीपी बनते हैं हमारे पास, ठीक है, और दो एटीपी बनने के साथ साथ दो NADH प्लस H पॉजिटिव के मॉलिक्यूल बनते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। तो हमारे पास होता ही है कि आमतौर पे क्यू और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास 6 NADH प्लस H पॉजिटिव क्रैब साइकिल में बनते हैं। दो NADH प्लस H पॉजिटिव हमारे पास जो लिंक रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, पायरुवेट ऑक्सीडेशन होती हैं उसमें होते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ NADH मॉलिक्यूल ज्यादा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 8, और यहाँ पे हमारे पास NADH मॉलिक्यूल 2 हैं। तो जब भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन जैसी होती है, तो जब अक्रॉस द मेम्ब्रेन हमारे पास मॉलिक्यूल मूव करेगा और हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करेगा, तो दैट शुड भी हमारे पास कैसी ट्रांसपोर्ट होगी, कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या हो जाता है, इसके नतीजे में हम यूजुअली काउंट करते हैं कि हमारे पास दो एटीपी यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी पे क्या होता है, या हम, तो हमारे पास क्या हुआ करता है, हम यूजुअली बोला करते हैं दो, एक NADH प्लस H पॉजिटिव आपको पता है इतने प्रोटॉन देता है कि बेसिकली वो 3 ATP के मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस कर सके, 3 दफा वो हमारे पास ATP को फास्फोराइलेट करा सके, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन करा सके। लेकिन हमारे पास जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है ADP है, और ये हमारे पास होता है ATPase। ठीक है, ये हमारे पास ATPase क्या करता है, ADP को के साथ एक फॉस्फेट को अटैच करता है और ATP बना देता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ करती है कि दो, इसका मतलब है अगर एक NADH प्लस H पॉजिटिव हमारे पास इतने प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है कि 3 अदद हमारे पास क्या बनते हैं, ATP का मॉलिक्यूल बनते हैं। इसका मतलब है अगर 2 अदद NADH प्लस H पॉजिटिव मॉलिक्यूल होंगे तो वो हमारे पास कितने प्रोटॉन प्रोड्यूस करेंगे, वो हमारे पास इतने प्रोटॉन प्रोड्यूस करेंगे कि हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास एटलीस्ट मिनिमम, हम बोले कि मिनिमम हमारे पास क्या हो जाए, मिनिमम हमारे पास 6 ATP प्रोड्यूस हो जाए। सो लेकिन क्योंकि दो, अब मजेदार बात यहाँ पे ये है कि बेसिकली हम बोला करते हैं प्रोड्यूस तो 6 होते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस तो क्या हुआ करते हैं, 6 ATP होते हैं। ठीक है, होते तो 6 ATP हैं, दो NADH प्लस पॉजिटिव से। लेकिन मसले वाली बात यह है कि हमारे पास क्या हुआ करता है, हम इसको इस तरीके से काउंट करते हैं कि आम तौर पे क्या हुआ करता है बच्चे, इनमें से, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होगी, उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास हमें क्या चाहिए होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे हो रही होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास क्या हुआ करता है, हम बोला करते हैं यूजुअली हमें, अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं आपको, तो जैसे मेरे पास क्या होगा, होगा यह कि हमारे पास एक NADH प्लस H पॉजिटिव के मॉलिक्यूल को मूव कराने के लिए हमें एक ATP लग जाएगा, यानी एनर्जी तो लगेगी ATP एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर।
तो एक NADH प्लस H पॉजिटिव मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास क्या हुआ करता है, मैं इसको बना के दिखा देता हूँ अगर आप लोग बोलते हो तो। मैं इसको, चलो इसको इस तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। देखो, कैम्ब्रिज वालों ने भी यही पढ़ा होगा कि आमतौर पे ग्लाइकोल पूरे के पूरे हमारे पास रिएक्शन के अंदर कितने होते हैं, 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तमाम कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स ने भी यही पढ़ा होगा। और हमारे पास तमाम, अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स में, हमारे पास इसको मैं बोल रहा हूँ लिंक रिएक्शन, ठीक है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन को, ठीक है बेटे। साथ साथ हमारे पास क्या हुआ करता है, साथ साथ अगर हम बात करते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ पे मेरे पास होगी क्रैब साइकिल। तो हम बोलते हैं हमारे पास यहाँ पे दो NADH प्लस H पॉजिटिव के मॉलिक्यूल मौजूद है। तो साफ सुथरा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे दो NADH प्लस H पॉजिटिव के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारे पास और दो ATP है, ठीक है। नेट गेन 2 ATP का होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ करता है सर, दो NADH प्लस H पॉजिटिव यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। और यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करता है सर, 6 NADH प्लस H पॉजिटिव यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पे दो ATP और होते हैं। और हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो होती है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या हुआ करता है, यहाँ पे दो अदद हमारे पास FADH प्लस H पॉजिटिव प्रोड्यूस होते हैं। तो जब दो अदद FADH प्लस H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहे होंगे और ये हमारे पास मैकेनिज्म चल रहा होगा, अब होगा क्या कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होनी है, इधर इधर हमारे पास क्या होनी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होनी है। तो हम इसको बोलते हैं कि आमतौर पे क्या हुआ करता है, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है कि एक NADH मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, रूल है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ATP रिक्वायर्ड होगा। तो एक ATP लग जाता है, ठीक है। उसके नतीजे में होता क्या है, इन रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास ये दो ATP यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और नीचे हमारे पास अगर हम बात करते हैं, नीचे किसकी हम बात करें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की स्पेस है। जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है उसकी स्पेसेस है। अब अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या क्या होना है, अब हमारे पास NADH कितने बचे, अब हमारे पास टोटल NADH बच गए 2 + 6 ये है, और दो NADH ऊपर से आ गए, तो टोटल हमारे पास 10 NADH हो गए, ठीक है। 2 ATPs रह गए, ATP 2 ही रह गए अब हमारे पास। और FADH भी हमारे पास कितने रह गए, दो। अच्छा, एक FADH प्लस H पॉजिटिव मॉलिक्यूल इतने प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं कि यूजुअली हमारे पास क्या हो सके, दो ATP फास्फोराइलेट हो सके, मतलब आमतौर पे। तो हम बेसिकली इसको समझते हैं कि हमारे पास क्या होता है, यहां से हमारे पास आता है 30 ATP, एक NADH प्लस H पॉजिटिव 3 ATP, तो 10 30 ATP, दो ATP यहां से आते हैं, ठीक है। जरा गौर से सुनना भी यार, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या हुआ करता है, इसके अलावा हम बात क्या करते हैं, हमारे पास ये हमारे पास कितना होता है, ये यूजुअली हमारे पास हुआ करते हैं 4 ATP, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, 36 ATP। ये सिन बोर्ड में सिर्फ लिखा हुआ है टोटल 36 ATP, ठीक है, सिर्फ लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं बताया हुआ कैसे होते हैं। केम्ब्रिज वाले बच्चे ये पढ़ के आते हैं 38 ATPs होते हैं बिकॉज दे नो ये दिस 2 ATP। तो वो नेट गेन का कंसेप्ट है बेटा, वो आपको आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। और उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा पार्ट है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का, ये आपको समझ में आया, ठीक है। और या अब मैं एक काम करता हूँ, इसको रब करना चाहूंगा और वापस से जाना चाहूंगा अपने बुक के ऊपर। और यहाँ पे हमारे पास ये 36 ATP होता है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है, ये हमारे पास कीमियो ऑस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन होती है, जिसकी वजह से हम बोला करते हैं हमारे पास क्या हुआ करता है, 36 ATP प्रोड्यूस होता है टोटल। ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं हमारे पास, इसके अलावा नेक्स्ट पेज के ऊपर G3P की बहुत इंपॉर्टेंस है
भाई ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। आमतौर पे ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट प्रोड्यूस होता है, या ग्लाइसरेट 3 फास्फेट प्रोड्यूस होता है, GA3P नहीं, ग्लाइसरेट 3 फास्फेट जो प्रोड्यूस होता है यूजुअली, या ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो प्रोड्यूस होता है G3P, आमतौर पे इसकी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस जगह इस तरह से है कि यूजुअली हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम यूजुअली हमारे पास बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं ये बेसिकली क्या कर सकता है, आमतौर पे ये कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल भी हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो सकता है फैट्स में, और फैट्स कन्वर्ट हो सकते हैं किसके अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। यहाँ पे हमें ये भी बात पता होनी चाहिए कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड आमतौर पे ब्रेक होते हैं अमाइनो एसिड में, उनकी डीअमाइनेशन होती है, वो पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, वो क्राफ्ट साइकिल में भी जा सकते हैं, वो हमारे पास एसिटाइल कोए के साथ भी आ सकते हैं, और इसी तरीके से फैटी एसिड एसिटाइल कोए के पास भी आ सकते हैं। तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाम दिया करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। आप लोगों ने कई दफा सुना होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारे पास फैटी एसिड और अमाइनो एसिड से बेसिकली क्या करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, और हम आमतौर पे कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, तो ग्लाइसर एल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट की इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है, ये याद रखिएगा आप लोग। ये है हमारे पास पूरा का पूरा बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर। आई होप आपको बहुत प्रॉपरली समझाने की कोशिश की है, बहुत प्रॉपरली आपको चीजें समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। फोटो रेस्पिरेशन हमारे पास नहीं है मेरे ख्याल से, तो शायद मेरे ख्याल से है नहीं, आई थिंक सो, इन माय ओपिनियन है नहीं। मैं देख लेता हूँ, अगर होगी तो मैं किसी और पार्ट के अंदर आपको फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा दूंगा। ठीक है बेटा, इसके अलावा फिर हम इंशाल्लाह आपसे और वीडियोस के साथ, क्योंकि अभी तो हमारे पास ये स्टार्ट हुआ है, तो अभी हम और वीडियोस के साथ इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, और उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से हमारे पास मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, इनके अंदर आमतौर पर फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है ये भी देखेंगे। सो ये हमारे पास टॉपिक था, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। फोटो रेस्पिरेशन आपके पास चैप्टर नंबर 13 में भी है, लेकिन गिवन नहीं है तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा रेडियो सिलेबस के अंदर। वरना अदरवाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कोशिश की है कि बेटे अच्छे से समझा सकूं, और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों से फिर